हेलो स्टूडेंट। तो पिछले क्लास में सर्कुलर मोशन पे मैंने हॉरिजॉन्टल सर्कुलर मोशन के अंदर यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन को डिस्कस कर रहा था और उसके कुछ क्वेश्चंस कराए थे। अब उसी कॉन्सेप्ट को आगे बढ़ाते हुए मैं कुछ और क्वेश्चन करा रहा हूँ और उसको आप ध्यान से सुनिए। इसमें कह रहा है कि एक टेबल है, एक टर्न टेबल है जो कि अपने एक्सिस के अबाउट ऐसे घूम सकता है। एक टर्न टेबल है जो ऐसे घूम सकता है, ठीक है। तो पूरा टर्न टेबल एंगुलर स्पीड ओमेगा से घूम रहा है और इस टर्न टेबल पे आर दूरी पे, रेडियस आर पे एक ऑब्जेक्ट रखा हुआ है जिसका मास m0 है 5 kg, रेडियस 2 मीटर और इस टर्न टेबल की एंगुलर स्पीड 0.5 रेडियन पर सेकेंड है। कह रहा है कि इस ब्लॉक के नीचे का फ्रिक्शन कोएफिशिएंट अगर 0.2 है देन फाइंड फ्रिक्शन फोर्स ऑन द ब्लॉक, ठीक है। इस तरीके से टर्न टेबल, मेरा हाथ ही टर्न टेबल है सपोज कर ऐसे, और ये एक्सेस है, ऐसे एक्सेस, दिस वन दी एक्सेस, और ये अब मेरा हाथ दिख रहा है तो ऐसे घूम रहा है, ऐसे देखो, मतलब ठीक है, ऐसे ऐसे घूम रहा है, ऐसे रुको, ये देखो ऐसे, ये ऐसे घूम रहा है, ठीक है। दिस वन इज द एक्सेस। मेरा हाथ जो है वो क्या है, टेबल है, ठीक है। तो क्वेश्चन में कह रहा है कि अगर मेरा हाथ ऐसे घूम रहा है तो बताइए कि इस ब्लॉक के नीचे फ्रिक्शन फोर्स की वैल्यू कितनी होगी, ठीक है। तो ओमेगा कांस्टेंट है। तो इम्पोर्टेंट इसमें ये है कि इस ब्लॉक को कौन घुमा रहा है। मैं तो अपने हाथ को घुमा रहा हूँ, अपने हाथ को घुमा रहा हूँ, तो इस ब्लॉक को कौन घुमा रहा है, इस ब्लॉक को घुमा रहा है इसके और मेरे हाथ के बीच में जो फ्रिक्शन फोर्स है वो घुमा रहा है, ठीक है। तो मेरे हाथ और जो इंक था उसके बीच का फ्रिक्शन फोर्स घुमा रहा है। तो ये तो ब्लॉक सर्कुलर मोशन कर रहा है ना। अगर ये ब्लॉक सर्कुलर मोशन कर रहा है तो सर्कुलर मोशन की खासियत होती है कि सर्कुलर मोशन करने के लिए टुवर्ड द सेंटर सेंटीपिटल फोर्स के बराबर नेट फोर्स कहीं ना कहीं से आना चाहिए। तो मैं आपको कह रहा था कि इसको जब मैं ऐसे घुमा रहा हूँ, ऐसे घुमा रहा हूँ, तो ये घूम रहा है, सर्कुलर मोशन कर रहा है। तो सर्कुलर मोशन करने के लिए कोई ना कोई फोर्स चाहिए जो टुवर्ड द सेंटर होना चाहिए। वो फोर्स mv²/r के बराबर होना चाहिए या mr ओमेगा स्क्वायर के बराबर होना चाहिए। तो क्वेश्चन है कि घुमा तो मैं अपने हाथ कर रहा हूँ, इसको कौन घुमा रहा है। तो इसके सरफेस और मेरे हाथ के बीच में जो रफ सरफेस है, रफ है ना, रफ, तो फ्रिक्शन फोर्स है, वो उसको सर्कुलर मोशन करने के लिए मजबूर कर रहा है। अगर मेरे हाथ और इसके बीच में फ्रिक्शन नहीं होता तो फिर मोशन ऐसे होता, वो वहीं गिर जाता, वो सर्कुलर मोशन नहीं कर सकता है। इसका मतलब सर्कुलर मोशन हो रहा है। तो दिमाग में क्या है कि भाई इसके बीच का फ्रिक्शन 0 है तो घूम ही नहीं पा रहा है, अब फ्रिक्शन है तो घूम रहा है। इसका मतलब रीजन क्या हुआ, रीजन ये हुआ कि इसको सर्कुलर मोशन कराने के लिए टुवर्ड द सेंटर फोर्स जो चाहिए वो मिलना ही चाहिए, और वो अब की बार कोई और नहीं देगा, फ्रिक्शन को ही देना पड़ेगा, चाहे जो हो जाए फ्रिक्शन को ही देना पड़ेगा। तो क्वेश्चन ये है कि अगर फ्रिक्शन को देना पड़ेगा तो पहली बात दिमाग में आई कि फ्रिक्शन को देना पड़ेगा, याद कर लिया कि ये फोर्स फ्रिक्शन को देना पड़ेगा। दूसरा इंपॉर्टेंट चीज़ है कि इसके और इसके बीच में क्या स्लिपिंग हो रही है, नहीं हो रही है। देखो स्लिपिंग हो रही है, नहीं हो रही है। अगर स्लिपिंग नहीं हो रही है, स्लिपिंग नहीं हो रही है, अरे कहाँ स्लिपिंग हो रही है यार, इससे स्लिप कर रहा है, स्लिप का मतलब ऐसे होता है, स्लिप कर रहा नहीं, ये इसके ऊपर रेस्ट में है। अगर ये इसके ऊपर रेस्ट में है, इसका मतलब ये है कि इसके बीच का फ्रिक्शन क्या होगा, स्टैटिक होगा। तो हम लोग क्या शो करेंगे, स्टैटिक फ्रिक्शन शो करेंगे। तो जैसे फ्रिक्शन में नहीं पढ़े थे कि इसके बीच में स्टैटिक फ्रिक्शन मान लेंगे, अगर स्लिपिंग नहीं हो रही है तो स्टैटिक फ्रिक्शन की वैल्यू निकालेंगे। अगर वो वैल्यू यहाँ की लिमिटिंग वैल्यू से कम आ गया तो ठीक है, स्लिपिंग नहीं हो रही है, आंसर आ गया। अगर स्लिप हो रहा है तो कैरेटिक फ्रिक्शन को आना पड़ेगा, ठीक है। तो देखिए सबसे पहले इस ब्लॉक की वीडियो बनाओ। जब इस ब्लॉक की वीडियो बनाओगे m0 की, तो टुवर्ड द सेंटर फ्रिक्शन फोर्स दिखाएंगे।
टुवर्ड द सेंटर फ्रिक्शन फोर्स दिखाएंगे, और इस टेबल से नॉर्मल रिएक्शन ऊपर को आएगा और वेट इसका एम जी नीचे बढ़ जाएगा। एबीडी देखो ये ब्लॉक है सर, उधर से देखो अपने साइड से देख रहे हो, दिखा? हाँ, तो इसके सरफेस पे एन ऊपर आएगा, एम जी नीचे, और फ्रिक्शन फोर्स टुवर्ड द सेंटर। अब ये सेंटर है, तो वाई डायरेक्शन में फोर्स इक्वेशन क्या लिखोगे? वाई में फोर्स इक्वेशन लिखोगे एन माइनस एम नॉट जी इज इक्वल टू 0। तो यहाँ से एन की वैल्यू क्या आएगी? एम नॉट इंटू जी, क्योंकि वाई में मोशन नहीं हो रहा है। और एक्स के डायरेक्शन में नेट फोर्स के नाम पे क्या है? सिर्फ एफ है। एफ इज इक्वल टू इस ब्लॉक का मास एम नॉट इंटू आर ओमेगा स्क्वायर, रेडियस इज आर, इंटू एंगुलर स्पीड इज ओमेगा, ओमेगा का स्क्वायर लिख लिया। अब एक काम करते हैं ना, यहाँ की फ्रिक्शन की लिमिटिंग वैल्यू, मैंने कहा था ना फ्रिक्शन वाला प्रॉब्लम जब भी सॉल्व करते हैं तो फ्रिक्शन की लिमिटिंग वैल्यू लिख लिया जाता है। तो यहाँ का फ्रिक्शन की जो लिमिटिंग वैल्यू लिखोगे, फ्रिक्शन की लिमिटिंग वैल्यू वो कितना लिखोगे? म्यू इंटू एन, म्यू है 0.2 और एन है एम नॉट इंटू जी, उठा के प्लेस कर दो। 0.2, एम नॉट इज व्हाट? 5, एंड जी कितना है? 10 है। तो ये वैल्यू क्या आ गई? दिस इज 10 न्यूटन। तो फ्रिक्शन फोर्स इज 10 न्यूटन। ये लिमिटिंग वैल्यू है फ्रिक्शन फोर्स की, जो कि 10 न्यूटन होगा। अब इसकी वैल्यू निकालना पड़ेगा, इसकी, और ये स्टैटिक फ्रिक्शन है जो आपने माना है, तो इसकी वैल्यू निकालनी पड़ेगी। तो कितनी आएगी? ये आएगी एम नॉट इज 5, रेडियस आर इज 2 और ओमेगा इज 0.5 का होल स्क्वायर। सॉल्व कर दो, ध्यान से क्या आएगा? 10 और ये 0.5, 0.25। तो 0.25 मतलब इस ब्लॉक को इस पर स्लिप ना करने के लिए 0.25 का फ्रिक्शन चाहिए। ये फ्रिक्शन क्या लिमिटिंग से कम है? हाँ, अगर लिमिटिंग से कम है तो मैं श्योर हूँ कि ब्लॉक इस पर स्लिप नहीं कर रहा होगा। मतलब हमारा पहला एजम्पशन जो हमने माना था इसके अंदर वो था नो स्लिप, और उसको सॉल्व किया था, नो स्लिप मान के सॉल्व किया था, और क्या पता चला कि सही है। अगर सही हो गया तो हमारा आंसर क्या होगा? स्टैटिक फ्रिक्शन इज 0.25 न्यूटन, एंड दिस इज आंसर। और यही आंसर है। अगला क्वेश्चन है, बस यही था, लेकिन पता है जैसे जैसे तुम इस ओमेगा को बढ़ाओगे ना, ये ब्लॉक एक ऐसा टाइम है कि स्लिप करना शुरू कर देगा। तो कोई पूछे कि फाइंड मैक्सिमम ओमेगा टू स्लिप, अगला क्वेश्चन है इसी के अंदर, ओमेगा मैक्स टू बी एट रेस्ट, टू बी एट रेस्ट मतलब इस ब्लॉक इस पे रेस्ट में रहने के लिए इसका ओमेगा मैक्सिमम कितना तक जा सकता है। तो आपको मैं बता चुका हूँ कि ओमेगा मैक्स की वैल्यू आती है अंडर रूट ऑफ म्यू जी अपन आर। तो वैल्यू प्लेस कर दो, तो म्यू कितना है? म्यू इज 0.2, जी इज 10 और आर की वैल्यू कितनी है? 2। तो दिस वैल्यू इज कितना आएगा? 1 ना, दिस इज 1 रेडियन पर सेकेंड। तो 1 रेडियन पर सेकेंड तक इस मतलब इसका ओमेगा कितना है? 0.5 है। तो 0 से लेके 1 रेडियन पर सेकेंड के बीच में रहेगा, तो ये ब्लॉक इस पर स्लिप नहीं करेगा। लेकिन अगर 1 रेडियन पर सेकेंड से ज़्यादा होता है तो ये ब्लॉक इस पर स्लिप करना शुरू कर देगा, क्योंकि उस टाइम पे फ्रिक्शन जो रिक्वायर्ड आएगी ये 0.25 ना आके वो 10 से भी ज़्यादा आ जाएगी, जो कि यहाँ का फ्रिक्शन उस वैल्यू को प्रोवाइड नहीं कर पाएगा, जिसके वजह से ये ब्लॉक इस पर स्लिपिंग शुरू कर देगा। बस यही होगा बेसिकली। तो आपने क्वेश्चन देखा है कि मैंने कैसे सॉल्व किया। अच्छा, अगर ये फॉर्मूला नहीं भी याद होता ना तो भी आप कर सकते थे इस वाले पार्ट को। कैसे क्या करते? ब्लॉक की वीडियो बनाते, नॉर्मल रिएक्शन पर दिखाते, एम नॉट जी ऐसे दिखाते, और स्लिपिंग के टाइम पे फ्रिक्शन फोर्स मैक्सिमम पे काम कर रहा होता, कितने का? म्यू इंटू एन का। तो म्यू 0.2 इंटू एन है, लिख लिया। अब टुवर्ड द सेंटर फोर्स इक्वेशन क्या लिखोगे? टुवर्ड द सेंटर फोर्स इक्वेशन के लिए अब मैंने कैलकुलेशन यहाँ पे कर रहा हूँ। 0.2 एन बराबर एम आर ओमेगा स्क्वायर, तो एम नॉट आर इंटू ओमेगा स्क्वायर। वाई में फोर्स बैलेंस कर दो, एन बराबर क्या आ गया? एम नॉट इंटू जी। अब एन उठा के यहाँ रख दो, एन को उठा के यहाँ पर रख दो, यहाँ पे तो देखा 0.2 एम नॉट इंटू जी इक्वस टू एम नॉट आर ओमेगा स्क्वायर। ये इससे कैंसिल आउट हो जाएगा। यहाँ से ओमेगा की वैल्यू आएगी, दिस वन इज रूट ओवर 0.2 इंटू जी, इट इज़ 2,
डिवाइड बाई आर, आर का टर्म नीचे है ना, और आर की वैल्यू कितनी है क्वेश्चन में 2 मीटर, यहाँ पे 2 मीटर रख दो, वैल्यू इज 1 रेडियन पर सेकेंड। तो तुम देख सकते हो दिस इज इक्वल। तो इधर आप इसको याद कर सकते हो, या सिंपल जब कहेगा स्लिपिंग होनी है तो आप क्या करोगे, एफ बी डी बनाना टुवर्ड द सेंटर फोर्स एम आर ओमेगा स्क्वायर, और वाई में फोर्स बैलेंस कर देना, आंसर दे देगा। गॉट इट। एक क्वेश्चन और करते हैं। तो हम लोग सेकेंड क्वेश्चन डिस्कस करने जा रहे हैं। ये है डेथ वेल। डेथ वेल ये आपने देखा होगा कहाँ पे, सर्कस में देखा होगा कि इस तरीके से होता है। डेथ वेल हल्का सा ही, कई जगहों पे तो एकदम वर्टिकल भी होता है बाद में, मतलब ऐसे ऐसे होकर वर्टिकल हो जाता है, और कई जगहों पे हल्का सा इंक्लाइंड होता है। तो यह वर्टिकल है, एग्जैक्टली वर्टिकल है। तो इसमें क्या होता है कि जो साइकिलिस्ट होता है, साइकिल चलने वाला, वो क्या करता है कि इसके ऊपर घुमाता है, एंगुलर स्पीड से घुमाता है। तो उसके वजह से क्या होता है कि वो नीचे को नहीं आता है। जितना ज़्यादा स्पीड रहेगा उतना ही नीचे को स्लिप करने के चांस कम है, और जितना अपने स्पीड को कम करेगा उतना ही वो नीचे को गिर जाएगा। ठीक है। तो इसमें क्या है कि एक ब्लॉक है, और ये टर्म्स जो वहाँ पे आता है एग्जैक्टली यहाँ पे भी चीज़ें भी सेम होती हैं। वहाँ पे साइकिल वाला होता है तो साइकिल वाला खुद ही घुमा रहा होता है, यहाँ पे एक ब्लॉक है तो मैं इसको घुमा रहा हूँ। से ऐसा है, इसको ऐसे मैं रखा हूँ, ऐसे रखा हूँ, देखो गिर जाएगा, गिर जाएगा, देखो गिर जा रहा है। लेकिन अगर इसको मैं खूब से ऐसे घुमाऊँ, देखो ऐसे, देखो मेरे हाथ पे ही है, नहीं गिर रहा। अच्छा छोड़ो, रुको, ऐसे रखो, गिर गया, देखना 1 सेकेंड, ये गिर रहा है ना, अब देखना, नहीं देखो गिर रहा है ना, अब देखना, अब इधर गिरा है, देखना गिर रहा है, नहीं गिर गया, हाँ देखो, अब देखना वहीं पे था, अब रोक दिया, इधर हाथ गिरेगा नहीं, देखो छोड़ो, गिर गया। अब इधर मैं ऐसे किया हूँ, दिख रहा, ऐसे था, गिर जा रहा है ना, देखो यहाँ पे आया तब मैं ऐसे किया हूँ, इसलिए रोक दिया हाथ ना, ऐसा होता है। तो या तो मैं अपने हाथ कैसे घुमाऊँ, ऐसे घुमाऊँ, अपने हाथ कैसे घुमाऊँ, ठीक है, या साइकिलिस्ट हो खुद ही अपने आप को घुमाए। तो पूछता है कि मिनिमम ओमेगा कितना हो ताकि ये स्मॉल एम ब्लॉक इस वर्टिकल सरफेस पे स्टेशनरी रहे, और ये सिर्फ हो रहा है इसी फ्रिक्शन कोफिशिएंट की वजह से। अगर ये फ्रिक्शन नहीं होता तो हर हाल में नीचे गिरता। तो इसकी एफबीडी बनाएंगे। जब एफबीडी बनाएंगे तो इस सरफेस से एन ऐसे दिखाओगे, इस सरफेस से नॉर्थ डायरेक्शन दिखाओगे, और इसका वेट mg डाउनवर्ड दिखाओगे, और इस सरफेस पे जो फ्रिक्शन होगा, सरफेस से फ्रिक्शन पैरेलल होता है ना, याद करो फ्रिक्शन फोर्स सरफेस से पैरेलल होता है, तो नॉर्थ डायरेक्शन सरफेस से परपेंडिकुलर होता है, और फ्रिक्शन फोर्स ऐसे। दिस इज द फ्रिक्शन फोर्स। और मैं तो बता रहा हूँ स्लीपिंग के टाइम पे फ्रिक्शन फोर्स अपने मैक्सिमम पे काम करेगा, म्यू इंटू एन। अच्छा ये तो, लेकिन ज़्यादा बेटर वे में स्टैटिक फ्रिक्शन लिख लो, ज़्यादा समझना तो स्टैटिक फ्रिक्शन लिख लो, फिर मैं उसी को समझा दूंगा अलग तरीके से। स्लिपिंग नहीं, मान लिया कि यहाँ पे स्लिपिंग नहीं हो रही है तो स्टैटिक फ्रिक्शन ऊपर दिखाएंगे। इस सरफेस एन ऐसे mg ऐसे, फ्रिक्शन फोर्स सरफेस के पैरेलल होता है तो ऐसे दिखा दिया, और नॉर्मल सरफेस के परपेंडिकुलर होता है तो ऐसे दिखा दिया। अब वाई में फोर्स बैलेंस करो तो क्या लिखोगे, F माइनस mg इक्वल टू 0, और टुवर्ड द सेंटर, सेंटर ही है ना, सेंटर ही है, सेंटर ही है, तो टुवर्ड द सेंटर जब फोर्स और n के बराबर है, क्या लिखोगे, n बराबर एम आर इंटू एंगुलर स्पीड ओमेगा स्क्वायर। क्यों? क्योंकि ये ब्लॉक भी तो उसी ओमेगा से घूम रहा है जिस ओमेगा से मेरा हाथ घूम रहा था, या ये सिलेंडर घूम रहा है। अब मैंने क्या किया, यहाँ से फ्रिक्शन को लिखा, यहाँ से फ्रिक्शन को क्या लिखोगे, mg, और ये है स्टैटिक फ्रिक्शन। स्टैटिक फ्रिक्शन इज ऑलवेज लेस देन इक्वल टू लिमिटिंग वैल्यू ऑफ फ्रिक्शन, म्यू एस इंटरवल या म्यू इंटरवल। स्टैटिक फ्रिक्शन हमेशा म्यू1 से ज़्यादा कम होता है।
अब यहाँ से एन को उठा के यहाँ प्लेस कर दो, क्या आ गया, एम जी इज लेस देन इक्वल टू एम आर ओमेगा स्क्वायर। तो यहाँ से एम कैंसिल आउट होगा, और ये म्यू था ना यहाँ पे, ये एन की जगह प्लेस किया, यहाँ पे म्यू रहेगा। तो इसको इधर भेज दो, तो बनेगा जी अपान म्यू आर इज ग्रेटर देन इक्वल टू ओमेगा स्क्वायर, लेस इक्वल टू ओमेगा स्क्वायर, अंडर रूट लगा दो। तो ओमेगा की वैल्यू क्या आ गई, ग्रेटर देन इक्वल टू जी अपान म्यू आर। मतलब अगर इसको स्लिप नहीं करना है तो ओमेगा इस वैल्यू से हमेशा ज़्यादा होनी चाहिए, वर्टिकल में ज़्यादा होना चाहिए, रखना हॉरिजॉन्टल में कम था, वर्टिकल में इस वैल्यू से ज़्यादा होना चाहिए। वर्टिकल में ओमेगा मिनिमम निकाल रहा हूँ, वहाँ पे याद करो ओमेगा मैक्स निकाला था अभी अभी। तो ओमेगा की वैल्यू इस वैल्यू से ज़्यादा होना चाहिए। तो मिनिमम वैल्यू ऑफ ओमेगा रूट जी अपान म्यू आर। ये तो मैं आपको ऐसे समझा दिया, लेकिन मैं जब तैयारी करता था ना तो मैं ऐसा सोचता था, कहा था कि स्लीपिंग होगी, कॉमन सेंस मैं बहुत यूज़ किया। तो स्लीपिंग होगी, अच्छा ठीक है, अगर स्लीपिंग होगी तो फ्रिक्शन अपने मैक्सिमम पे काम करेगा। तो इसको मैं लिख लिया म्यू इंटू एन, सीधे लिख लिया म्यू इंटू एन, ताकि ठीक है स्लीपिंग होते वक्त तो फ्रिक्शन मैक्सिमम पे काम करेगा, दैट विल बी म्यू इंटू एन। और कॉमन सेंस बताता था मुझे कि जितना तेज इसको घुमाओगे उतना ही ये स्लिप नहीं करेगा, और जितना धीरे घुमाओगे उतना ही नीचे को स्लिप कर जाएगा। तो कन्फर्म है कि मैक्सिमम लिखने के बाद जो ओमेगा आना चाहिए वो कम से कम वाले आने चाहिए, क्योंकि उससे ज़्यादा करोगे तो स्लिप नहीं होगा। ये मेरा कॉमन सेंस बता रहा था। तो वाई में फोर्स बैलेंस कर दो, तो क्या लिखोगे, म्यू एन माइनस एम जी इक्वल टू 0। इससे क्या आ गया, म्यू एन बराबर एम जी। एक्स में फोर्स इक्वेशन लिखोगे क्या, एन बराबर एम आर ओमेगा स्क्वायर, एम आर इंटू ओमेगा स्क्वायर। इस एन को उठा के यहाँ रख दिया, क्या आ गया, म्यू एम आर ओमेगा स्क्वायर इज इक्वल टू एम जी। तो एम से एम कट गया, और ओमेगा बोल क्या आ गई, अंडर रूट जी अपान म्यू इंटू आर। यही वैल्यू आई थी, और ये ओमेगा क्या है, मिनिमम है, मैंने मान लिया कि दिस इज द मिनिमम ओमेगा। ठीक है, तो इस चीज़ को ध्यान रखें। ओके, हेलो फ्रेंड, तो अभी मैं आपको बताने जा रहा हूँ वर्टिकल सर्कुलर मोशन। तो वर्टिकल सर्कुलर मोशन में बेसिकली स्ट्रिंग से पार्टिकल का लगा होना, पार्टिकल को किसी सिलेंडर के अंदर ऐसे प्रोजेक्ट कर देना, तो मोशन ऐसा होना, ठीक है। प्लस रॉड को, किसी मासिव रॉड को मैंने बांध दिया, फिर उसका वर्टिकल प्लेन में मोशन, या फिर रॉड है अब कुछ पार्टिकल यहाँ लगा दिया, कुछ यहाँ लगा दिया, फिर उनका वर्टिकल प्लेन में मोशन, ये समझा जाता है। तो इन सारे को हम एक एक करके सीखेंगे, बट सबसे पहले हम लोग सीख रहे हैं स्ट्रिंग विथ पार्टिकल। ये बेसिक है, शुरुआत यहीं से करेंगे कि एक रस्सी से एक पार्टिकल को मैंने बांध दिया है, उस पार्टिकल को ऐसे प्रोजेक्ट कर दिया, फिर इसका मोशन इस तरीके से हो रहा है, ठीक है। जैसे सपोज कि मेरे पास ऐसे पड़ा हुआ है, और इसका मैंने क्या किया, यहाँ पकड़ा और इसको ऐसे फेंक दिया, देखिए इसका मोशन, यहाँ पकड़ा ऐसे फेंक दिया, तो वर्टिकल सर्कुलर मोशन है, ठीक है। तो स्ट्रिंग है जिसका लेंथ एल है, यहाँ पे एक पार्टिकल बंधा हुआ है, इसको यू स्पीड दिया। अब हमें क्या करना है कि कुछ चीज़ें जाननी है, जैसे कि कितना स्पीड दूँ ताकि पूरा सर्कुलर मोशन कंप्लीट हो जाए, या कुछ पर्टिकुलर स्पीड पे ये कहाँ तक जाएगा, ठीक है। और या कोई पर्टिकुलर स्पीड दूंगा तो कितना स्पीड होगा, कुछ एंगल टेबल करने के बाद, तो यही सब हम लोग डिस्कस करेंगे, ठीक है। तो चलिए सबसे पहले हम डायग्राम बना दिए, फिक्स पॉइंट है, रस्सी का लेंथ एल है, अब पार्टिकल को मैंने यू की स्पीड दी। तो अब इसमें दो पार्ट है बेसिकली, सबसे पहले एनालिसिस करेंगे। दो पार्ट है, एक पार्ट इसको मैंने ऐसे बांट दिया, तो ये अपर पार्ट है, ये लोअर पार्ट है, ये अपर पार्ट है, ये लोअर पार्ट है। तो सबसे पहले हम लोग लोअर पार्ट की स्टडी करेंगे, लोअर हाफ पार्ट। लोअर हाफ पार्ट मतलब ये पूरे का आधा पार्ट जो नीचे है उसकी स्टडी कर रहा है। तो मान लो एक पार्टिकल का अपनी स्पीड यू दिया है, और किसी टाइम पे पार्टिकल यहाँ पहुँचा, एंगल थीटा पे यहाँ पहुँचा हुआ है, तो यहाँ पे इसकी स्पीड है v के बराबर। जब इस पार्टिकल की एफबीडी बनाएंगे तो mg आप डाउनवर्ड दिखाएंगे, टुवर्ड द सेंटर टेंशन T दिखाएंगे, रस्सी का टेंशन टुवर्ड द सेंटर दिखाएंगे, mg नीचे को दिखाएंगे, और ये एंगल अगर थीटा है, ये जो रस्सी है किसी टाइम t पे वर्टिकल से थीटा एंगल बना रहा है, तो इसको आगे कर बढ़ा दो, तो ये वाला वर्टिकल है, ये भी वर्टिकल है, ये स्ट्रेट लाइन है, तो ये भी एंगल क्या आएगा, थीटा आएगा।
आप देखिए, अब मैंने क्या किया, क्योंकि पार्टिकल सर्कुलर मोशन कर रहा है, तो अगर पार्टिकल सर्कुलर मोशन कर रहा है तो मैं चाहूँ तो क्या लिख सकता हूँ, टुवर्ड द सेंटर नेट फोर्स इक्वल्स टू mv²/r। अच्छा एक चीज़ ध्यान रखना, सर्कुलर मोशन में जो फोर्स इक्वेशन होते हैं वो इन जनरल किधर बनाए जाते हैं, फर्स्ट टुवर्ड द सेंटर, दूसरा इक्वेशन अगर बनाना हो तो इस सर्कल पे टेंजेंट डायरेक्शन बनाया जाता है, इससे कैलकुलेशन ईजी होते हैं। हालांकि तुम चाहो तो किसी भी डायरेक्शन में लिख सकते हो, किसी भी डायरेक्शन में नेट फोर्स बराबर मास इनटू उस डायरेक्शन का एक्सेलरेशन लिख दो, आंसर आ जाएगा। बट फॉर इजी कैलकुलेशन इन जनरल हम लोग ऐसा करते हैं कि इक्वेशन टुवर्ड द सेंटर लिखते हैं और दूसरा सर्कल पे टेंजेंट डायरेक्शन लिखते हैं, ये इन जनरल है। तो पहले तो मैं तुम्हें ये बता दूं कि सर्कुलर मोशन क्वेश्चन सॉल्व करने के लिए स्टेप्स जो इन्वॉल्व होते हैं, तो 95% प्रॉब्लम में ऐसा होगा कि जो मैं बोल रहा हूँ वही हो रहा होगा। देखिए स्टेप्स इन्वॉल्व इन सर्कुलर मोशन, इसमें लिखिए फर्स्ट पॉइंट, राइट F इज इक्वल्स टू mv²/r in direction of center. Second, if all forces are conservative, then use energy conservation to find relation between initial velocity and final velocity, or use work energy theorem to find the relation between initial and final velocity. तो पहला स्टेप मैंने आपको बता दिया कि क्या करेंगे, टुवर्ड द सेंटर फोर्स इक्वेशन लिखेंगे। दूसरा स्टेप बता दिया क्या, कि एनर्जी कंजर्वेशन या वर्क एनर्जी थ्योरम लिखेंगे। तीसरा स्टेप नोट करिए, तीसरा में क्या है, इन सम रेयरर क्वेश्चन वी हैव टू नीड टू राइट फोर्स इक्वेशन इन टेंजेंट डायरेक्शन ऑन अ सर्कल। इस सर्कल की इस पॉइंट पे टेंजेंट डायरेक्शन में फोर्स इक्वेशन लिखने की जरूरत पड़ती है। नेट फोर्स इन टेंजेंट डायरेक्शन इक्वल्स टू मास इनटू टेंजेंशियल एक्सेलरेशन। बस बेसिकली इसी तीन का काम करना होता है, बाकी इससे आंसर आ जाता है। तो चलिए, तो मैंने यहाँ पे क्या किया, टुवर्ड द सेंटर फोर्स इक्वेशन लिखने जा रहा हूँ। टी इधर है, टी इधर है, और एम जी का एक कंपोनेंट क्या बनेगा, माइनस एम जी कॉस थीटा। टी इधर और एम जी का एक कंपोनेंट एम जी कॉस थीटा माइनस साइन इज इक्वल्स टू मास इनटू पार्टिकल का टुवर्ड द सेंटर एक्सेलरेशन क्या होता है, v²/r। r क्या है, l के बराबर, रेडियस है l के बराबर। लिख दिया टुवर्ड द सेंटर फोर्स इक्वेशन t माइनस एम जी कॉस थीटा इक्वल्स टू mv²/r। तो यहाँ से t की वैल्यू कितनी आएगी, इसके इधर भेज दीजिए, दिस वन इज एम जी कॉस थीटा प्लस mv²/r, मिल गया। ये टेंशन है। एक बार इसकी मैं एनालिसिस करना चाहता हूँ। अच्छा ये बताओ, ये क्वांटिटी तो हमेशा पॉजिटिव है, ये हमेशा पॉजिटिव है क्योंकि स्क्वायर का टर्म है, और लेकिन जितना पार्टिकल ऊपर जाएगा उतना ही स्पीड घटेगा। पार्टिकल ऊपर जाएगा तो स्पीड घटेगी, क्यों, क्योंकि उसकी पोटेंशियल एनर्जी इंक्रीज कर रही है, तो स्पीड धीरे धीरे घटती जाएगी। स्पीड घटेगी तो ये पूरी वैल्यू घट रही है। अच्छा जितना ये पार्टिकल ऊपर जाएगा क्या ये थीटा बढ़ेगा, हाँ थीटा बढ़ेगा। जितना ऊपर जाएगा थीटा बढ़ेगा, और थीटा बढ़ेगा तो कॉस थीटा डिक्रीज करेगा, तो कॉस थीटा डिक्रीज करेगा और ये भी डिक्रीज करेगा। डिक्रीज तो ये भी करेगा, डिक्रीज तो ये भी करेगा। इसका मतलब पार्टिकल जितना ऊपर जाएगा टेंशन हमेशा डिक्रीज करेगा। फोर्स पार्टिकल जितना ऊपर जाएगा स्पीड घटेगी तो ये घटेगी, तो वैल्यू घट रही है, और जितना ऊपर जाएगा उतना थीटा बढ़ेगा। जब थीटा बढ़ेगा तो कॉस थीटा तो लगातार घटेगा, जब कॉस थीटा घटेगा तो टेंशन घटेगा। इसका मतलब एक स्टेटमेंट तुम यूज़ कर सकते हो, इन जनरल स्टेटमेंट है ये, लोअर पार्ट में नहीं, लोअर और अपर दोनों के लिए यूज हो सकता है, कि टेंशन कंटिन्यूसली डिक्रीजेज व्हेन पार्टिकल इज मूविंग इन अपवर्ड डायरेक्शन। ठीक है, लिखो तो इस लाइन को, व्हेन पार्टिकल इज मूविंग इन अपवर्ड डायरेक्शन टेंशन कंटिन्यूसली
डिक्रीजेस। तो लिख लिया आपने, देखिए व्हेन पार्टिकल इज मूविंग इन अपवर्ड डायरेक्शन टेंशन कंटिन्यूसली डिक्रीजेस। टेंशन इज मैक्सिमम एट बॉटम मोस्ट पॉइंट्स एंड मिनिमम एट टॉप मोस्ट पॉइंट। सही बात है, जब टेंशन लगातार घट रहा है तो यहाँ पे टेंशन सबसे ज़्यादा होगा और सबसे कम कहाँ होगा, यहाँ पे। तो ये भी लिखना था, टेंशन इज मैक्सिमम एट बॉटम मोस्ट पॉइंट एंड मिनिमम एट टॉप मोस्ट पॉइंट। ये आपको ध्यान रखना है, ठीक है। चलिए, तो टेंशन लगातार घटता जा रहा है, लेकिन जब तक इस लोअर पार्ट के इस पॉइंट तक है, जब तक ये पार्ट की लोअर पॉइंट के इस पॉइंट तक है, तब तक ये थीटा एक्यूट एंगल है, एक्यूट एंगल है। और एक्यूट एंगल पे कॉस जब पॉजिटिव होता है, कॉस जब पॉजिटिव होता है, और ये v स्क्वायर है, ये तो हमेशा पॉजिटिव क्वांटिटी है, तो पॉजिटिव प्लस पॉजिटिव इट इज पॉजिटिव। इसका मतलब कि पार्टिकल अगर लोअर हाफ पार्ट में है तो चाहे जो भी हो जाए टेंशन कभी भी जीरो नहीं हो सकता, क्योंकि ये भी पॉजिटिव है, ये भी पॉजिटिव है, टेंशन कभी जीरो नहीं हो सकता। मतलब रस्सी हमेशा टाइट रहेगी। इसका मतलब कि इस भी की वैल्यू कुछ भी हो, इस भी की वैल्यू कुछ भी हो, जीरो हो जाए तो भी टेंशन जीरो नहीं हो सकता, क्योंकि ये क्वांटिटी पॉजिटिव चल रही है। और अगर थीटा एग्जैक्ट टॉप पे पहुंचोगे तो थीटा 90 बनेगा, थीटा 90 बन गया, और मान लो यहाँ का भी जीरो आ गया तो ये भी जीरो, और थीटा 90 पे कॉस जीरो, तो जीरो प्लस जीरो जीरो। लेकिन ठीक है, ये एग्जैक्टली टॉप पॉइंट हो सकता है, वो भी तब जब यहाँ पे वेलोसिटी जीरो होगी, लेकिन उसके हल्का सा भी नीचे रहा, उसके हल्का सा भी नीचे रहा तो कॉस थीटा 90 तो पहुँचेगा नहीं, तो 90 से थोड़ा सा कम रहेगा, तो कुछ ना कुछ तो वैल्यू होगी। तो इसकी एक वैल्यू आ गई, और ये वैल्यू मान लो जीरो हो गई, तभी तो वैल्यू प्लस आ गई। इसका मतलब मैं ये बोलना चाहता हूँ कि इस फाइनल वेलोसिटी की वैल्यू कुछ भी हो जाए, लोअर पार्ट में टेंशन किसी भी कीमत पे जीरो नहीं हो सकता है। तो इस लाइन को लिखेंगे तो, और ये लोअर पार्ट के अंदर लिख रहा हूँ, और ये एकदम याद रखना आपको, वट एवर द वैल्यू ऑफ फाइनल वेलोसिटी टेंशन कैन नॉट बी जीरो इन लोअर पार्ट। दिस मीन्स particle will not be deviated from circular part in lower part। मतलब लोअर पार्ट में ये जो सर्कुलर पाथ है, इस सर्कुलर पाथ से ये पार्टिकल डेविएट नहीं हो सकता, इसी पाथ पे ही चलता रहेगा। क्यों? क्योंकि रस्सी टाइट है, रस्सी टाइट रहेगी तो हमेशा एक आर्क पे घूमेगी, एक आर्क पे। तो मैं क्या लिख रहा था कि वट एवर द वैल्यू ऑफ फाइनल वेलोसिटी particle cannot deviated from circular path, cannot deviated from circular path in lower half part। ये ध्यान रखना। तो लिख लिया। चलिए, तो क्या हो सकता है, चलिए अब इसको थोड़ा सा एक एक्सपेरिमेंट दिखाता हूँ। मान लो ऐसा है, और इसको मैंने देखो फेंक रहा हूँ, आ गया, ये सर्कुलर पाथ तो हमेशा चल रहा है, मतलब ऐसे चल रहा है, और रस्सी ये हमेशा टाइट है, रस्सी हमेशा टाइट है, रस्सी हमेशा टाइट है। ये यहाँ से छोड़ दो, देखो देखो ये 90 डिग्री है, मतलब यहाँ तक जा सकती है, और यहाँ तक रस्सी हमेशा टाइट रहेगी, रस्सी हमेशा टाइट है। तो लोअर पार्ट में रस्सी हमेशा टाइट होगी। हाँ, लोअर पार्ट में पता है क्या चीज़ जीरो हो सकता है, तुम देखना तो, छोड़ा जानते क्या जीरो हो रहा है, जहाँ से लौट रहा है वहाँ पे स्पीड जीरो हो रहा है, जहाँ पे लौट रहा है वहाँ से वहाँ पे स्पीड जीरो हो रहा है। इसका मतलब लोअर पार्ट में फाइनल वेलोसिटी जीरो हो सकती है, लेकिन टेंशन कभी जीरो नहीं हो सकती है। इसका मतलब अगर इस पार्टिकल का मोशन लोअर हाफ पार्ट में हो रहा है तो मैं कह सकता हूँ कि टेंशन जीरो नहीं होगा, फाइनल वेलोसिटी जीरो होगा। तो इस लाइन को भी लिखो तो, इफ मोशन इज कन्फाइंड, लिखना, if motion is confined in lower half part only, if motion is confined in lower half part only, then final velocity will be zero, but tension will not zero। okay, इस चीज़ को ध्यान रखेंगे कि लोअर हाफ पार्ट में फाइनल वेलोसिटी जीरो हो सकती है, बट टेंशन जीरो नहीं होगा।
हाँ, टेंशन जहाँ वेलोसिटी जीरो होगी वहाँ पे सबसे कम होगा। क्यों? क्योंकि जितना ऊपर जाएगा टेंशन उतना ही धीरे धीरे घट रहा है। तो सबसे कम कहाँ होगा? जो मैक्सिमम पे। तो मैक्सिमम पे स्पीड जीरो है, तो वहीं पे टेंशन भी सबसे कम होगा। तो मैंने आपको 2 पॉइंट नोट करवा दिया। फर्स्ट कि टेंशन ऊपर आ रहे थे घटेगा। दूसरा, लोअर हाफ पार्ट में टेंशन कभी जीरो नहीं हो सकता। तीसरा, लोअर हाफ पार्ट में फाइनल वेलोसिटी जीरो हो सकती है बट टेंशन जीरो नहीं हो सकता। अब चलिए, अब मैं एक चीज़ चाहता हूँ कि इसकी स्पीड u कितनी हो ताकि ये पार्टिकल जस्ट यहीं तक पहुँच सके। मैं चाहता हूँ कि जस्ट यहाँ तक पहुँच सके। तो देखिए, यहाँ की वेलोसिटी जीरो हो सके। मैं चाहता हूँ कि पार्टिकल को मिनिमम कितना स्पीड दूँ ताकि ये पार्टिकल जस्ट यहाँ तक पहुँच सके, जस्ट यहाँ तक पहुँच सके, यहाँ तक। तो अब मैंने क्या किया, एक काम करते हैं, वर्क एज तुरंत हमेशा लगा सकते हो क्योंकि mg कंजर्वेटिव फोर्स है और टेंशन वर्क करेगा नहीं। क्यों? क्योंकि टेंशन और वेलोसिटी में 90 का एंगल है और टेंशन वेलोसिटी में 90 का एंगल है तो टेंशन वर्क कर नहीं सकता। और सिर्फ mg है तो आप एनर्जी कंजर्वेशन लिख सकते हो। एनर्जी कंजर्वेशन या वर्क एज थ्योरम आपकी मर्जी है। चलिए वर्क एज थ्योरम लगाते हैं। एक वीडियो बनाओगे, mg नीचे दिखाओगे और पार्टिकल यहाँ से यहाँ तक चला गया तो mg ने कितना वर्क किया? -mg। और पार्टिकल यहाँ से आया है ना, तो y डायरेक्शन में जो पार्टिकल का डिस्प्लेसमेंट है, y में जो पार्टिकल का डिस्प्लेसमेंट है वो यही है ना, ये दूरी। तो दिस डिस्टेंस इज l। तो पार्टिकल यहाँ से आता गया तो mg का ऑर्डर क्या आएगा? -mg इंटू ये डिस्टेंस, दिस इज l, -mg। टेंशन का वर्डन जीरो आएगा। वर्डन ऑफ टेंशन प्लस वर्डन ऑफ mg डेल्टा क्या, और टेंशन का वर्डन जीरो क्योंकि वेलोसिटी के परपेंडिकुलर है। mg का वर्डन बस इतना, इक्वल टू चेंज इन काइनेटिक एनर्जी। यहाँ पे स्पीड जीरो हुआ तो कैंडिडेट जीरो माइनस इनिशियल कैंडिडेट हाफ m इंटू स्पीड u का स्क्वायर, माइनस माइनस प्लस, m से m कट गया, ये वैल्यू क्या आएगी? 2gl इक्वल्स टू u स्क्वायर। तो यहाँ से u की वैल्यू क्या आ गई? √2gl। इसका मतलब ये हो गया कि अगर आप इस पार्टिकल को √2gl की स्पीड से फेंकेंगे तो पार्टिकल की स्पीड धीरे धीरे घटते 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 यहाँ पे जीरो होगी। और इससे कम पे फेंकेंगे, इससे कम पे, तो कंफर्म है कि पार्टिकल थोड़ा और पहले ही स्पीड जीरो हो जाएगी और लौट आएगा। ठीक है, इसका मतलब मैं ये कह सकता हूँ कि अगर पार्टिकल की स्पीड इज लेस देन इक्वल टू √2gl तो मोशन लोअर पार्ट में ही कन्फाइंड रहेगा। अगर इसकी स्पीड इससे कम या इसके बराबर रहती है तो सिर्फ लोअर पार्ट में ही कन्फाइंड होगा, और लोअर पार्ट में जब कन्फाइंड होगा तो मोशन क्या होगा? ऑसिलेटरी। ऑसिलेटरी अभी बताता रहा था, इसको बोलते हैं ऑसिलेटरी मोशन। ऐसे दिस इज ऑसिलेटरी मोशन, टू एंड फ्रो मोशन इज ऑसिलेटरी मोशन। और लोअर हाफ पार्ट में हो रहा है, ऐसे नहीं हो रहा है। ओके, अब मैं आपको बताने जा रहा हूँ, अपर हाफ पार्ट की एनालिसिस करने जा रहा हूँ। देखिए इससे मैंने क्या किया, एक पार्टिकल की इतनी स्पीड दी ताकि वो अपर हाफ पार्ट में आ सके। तो जब ये अपर हाफ पार्ट में आया तो उसमें उसकी वेलोसिटी भी है और इस हॉरिजॉन्टल से थीटा एंगल पे आ चुका है, हॉरिजॉन्टल से थीटा एंगल ऊपर आ चुका है। अब इस पार्टिकल की एबीडी बनाएंगे तो टेंशन टी कैसे दिखाओगे? टुवर्ड द सेंटर। mg कैसे दिखाओगे? इस तरीके से। ठीक है, एक काम करते हैं ना, इस थीटा को ना यहाँ से ले लो, वर्टिकल से ले लो, वर्टिकल से ले लो। जितना ही ये रस्सी ऊपर की ओर जाएगी उतना ही ये थीटा क्या होगा? कम होगा। देखो रस्सी ऐसे आके यहाँ पे है तो थीटा इतनी है मान लो, और ऊपर थीटा कम हो रहा है, तो ये थीटा होगा तो ये भी क्या होगा? थीटा। अच्छा, इससे मत परेशान होना कि मैं इसको क्यों नहीं माना, इसलिए नहीं माना, उससे भी मैं बता सकता था। बस मेरे दिमाग पता क्या है, ये थीटा लिखूंगा तो ये थीटा सीधे लिख दूंगा क्योंकि ये लाइन वर्टिकल, एंगल बराबर, तो इजी लग रहा था और कुछ नहीं। अब लिखेंगे टुवर्ड द सेंटर फोर्स इक्वेशन। तो सेंटर ही है ना, तो सेंटर की तरफ फोर्स इक्वेशन क्या लिखोगे? ये टी सेंटर की तरफ है, लिखोगे टी प्लस mg का ये कंपोनेंट क्या बनेगा? mg cos थीटा। दिस टी प्लस mg का कंपोनेंट mg cos थीटा इक्वल्स टू mv² r, और r l के बराबर। यहाँ से t की वैल्यू क्या आएगी? इट इज mv²l माइनस mg cos थीटा। अब थोड़ा इसकी एनालिसिस करके देखते हैं ये क्या कह रहा है। तो देखो
ये पार्टिकल जितना ऊपर जाएगा, ये पार्टिकल जितना ऊपर जाएगा उतनी स्पीड भी कम होगी, स्पीड कम होगी, तो ये पूरी वैल्यू डिक्रीज करेगी, ये पूरी वैल्यू डिक्रीज करेगी, लेकिन रहेगी पॉजिटिव क्योंकि स्क्वायर का फंक्शन। इसमें देखना कॉस थीटा, ये थीटा एक्यूट एंगल है तो कॉस तो पॉजिटिव आएगा, बट यहाँ माइनस लगा हुआ है। लेकिन जितना ये पार्टिकल्स ऊपर की ओर जा रहा होगा ये थीटा उतना कम होगा, जितना ही ऊपर की ओर जाएगा वर्टिकल एंगल थीटा उतना कम होगा। जब थीटा कम होगा तो वैल्यू क्या होगी, बढ़ेगी। कॉस थीटा कम हो, थीटा कम होता है तो कॉस थीटा इंक्रीज करता है तो ये वैल्यू बढ़ने लगेगी। तो तुम मुझे ये बताओ, जब ये पार्टिकल इसके ऊपर की ओर जा रहा होगा तो ऐसा भी हो सकता है कि ये वैल्यू घट रही है, ठीक है, लेकिन है पॉजिटिव, और ये वैल्यू बढ़ रही है, ठीक है, लेकिन ये है पॉजिटिव, लेकिन है बीच में माइनस। तो दिस पॉजिटिव माइनस दिस पॉजिटिव, एक पॉसिबिलिटी है कि जीरो हो भी जाए और जीरो न भी हो। जीरो कब नहीं होगा, जब ये वैल्यू घटते घटते कितना भी घटे लेकिन ये वैल्यू इससे ज़्यादा रहे तो जीरो नहीं होगा। और ऐसा भी हो सकता है कि स्पीड इतना कम हो ताकि ये वैल्यू घटते घटते इतना आ जाए कि इसको बराबर कर दे और टेंशन भी जीरो कर दे, एक पॉसिबिलिटी है। तो अगर टेंशन जीरो हो गया, इस लोअर पार्ट में अगर कहीं टेंशन जीरो हो गया तो रस्सी स्लैग कर जाएगी। रस्सी स्लैग कर गई, इसका मतलब रस्सी इस सर्कुलर पाथ से हट जाएगी, स्लैग कर गई, ढीली हो गई तो नीचे को रह जाएगी। तो लोअर हाफ पार्ट में एक बहुत इंपॉर्टेंट टर्म से है कि ये क्वांटिटी पॉजिटिव है, ये भी पॉजिटिव है, माइनस बता रहा है कि हो सकता है जीरो हो जाए। तो जिस वक्त टेंशन जीरो हो रहा होगा उस वक्त स्पीड जीरो नहीं हो सकता है। क्यों? क्योंकि अगर ये जीरो कर दोगे तो माइनस साइन लग गया ना, टेंशन नेगेटिव तो कभी हो ही नहीं सकता। और दूसरी बात, मान लो ये 10 था, टोटल वैल्यू पहले 10 थी, इसकी वैल्यू 20 थी, ये घट के 5 हो गया और ये भी घट के 5 हो गया, ये पूरी वैल्यू 20, ये पूरी वैल्यू 10 मान लो। नहीं, कैसे मान सकते हैं, ये तो इससे ज़्यादा तो पॉजिटिव होगा, इसको 20 मानो, इसको 10 मानो, ऐसा मान लो। बट ये जब घटना शुरू किया तो ये घट के 5 हो गया और ये भी घट के 5 हो गया, तो 5 - 5 जीरो हो गया ना, इसका मतलब टेंशन जीरो हो गया। लेकिन क्या ये वैल्यू जीरो हो पाई? नहीं, 20 से 5 है, अभी जीरो नहीं है। इसका मतलब ये समझाने की कोशिश कर रहा है कि अपर हार्ट पार्ट में टेंशन को जीरो होने की संभावना है, स्पीड को नहीं। क्योंकि एक बार टेंशन जीरो हो गया तो पार्टिकल प्रोजेक्टाइल मोशन बन जाएगा। रस्सी का टेंशन जीरो, तो रस्सी एक तरह से यूजलेस है, बेकार है। रस्सी न रहे तभी भी जैसा मोशन होगा वैसा ही होगा। ये रस्सी स्लैक हो गई, दिस मीन्स रस्सी का टेंशन जीरो हो गया, रस्सी मासलेस है और टेंशन जीरो हो गया तो बेकार है। मतलब वैसा ही है, एक पत्थर को अपने फेंका, पत्थर भाग रहा हवा में, दिस इज द प्रोजेक्टाइल मोशन। इसका मतलब ये हो गया कि एक बार ये रस्सी स्लैक हो गई तो आफ्टर दैट मोशन ऑफ पार्टिकल विल बी प्रोजेक्टाइल मोशन, ठीक है, तो प्रोजेक्टाइल मोशन हो जाएगा। नेक्स्ट, तो इसमें एक पॉइंट और हम लोग इंपॉर्टेंट यूज़ कर सकते हैं कि एक अपर हाफ पार्ट टेंशन को जीरो होने की संभावना है, पॉसिबिलिटी है, बट स्पीड को जीरो होने की संभावना नहीं है। अगर लोअर हाफ पार्ट में स्पीड जीरो नहीं हुआ तो अपर हाफ पार्ट में तो हो ही नहीं सकता, चाहे जो भी हो। अपर हाफ पार्ट में क्या हो सकता है? टेंशन जीरो हो सकता है। लिखिए स्टेटमेंट, ये याद करना पड़ेगा, क्वेश्चन इसी से बनेंगे सब। लिखो, इन अपर हाफ पार्ट there is a possibility to become tension zero, but speed cannot be zero. In upper half part there is a possibility that tension becomes zero, but speed cannot be zero. ठीक है। Second point, if tension becomes zero, after that motion of particle will be projectile motion, तो देखिए ये है। अब मैंने क्या किया, इस तरीके से अगर मैंने एक सर्टेन से ज़्यादा स्पीड दी, देखो एक कंप्लीट सर्कुलर मोशन है, पूरा घूम रहा है। लेकिन अगर मैंने स्पीड थोड़ी कम दी है, देखना क्या होगा, स्पीड में थोड़ा सा कम दे रहा हूँ, कम, तो घूम गया।
देखना, वेट करो। ये भी घूम रहा है। मतलब ऐसा है कि अगर मैं ऐसा फेंकूँ ना, ये इस तरीके से यहाँ पे है, तो फिर ऐसे गिर जाएगा, तो रस्सी लूज हो जाएगी। अच्छा देखो, कोई बात नहीं, ट्राई फिर करते हैं। अब तुम ऑफलाइन क्लास में होते ना, समझा देता अच्छे से। देख रहा हो ना, ये क्या हुआ था, अभी ऐसे गया था, फिर सर्कुलर मोशन कंप्लीट ऐसे गिर गया था। लोअर हाफ पार्ट देखना, लोअर हाफ पार्ट में मोशन हमेशा ऐसे होगा, ऐसे। ये हमेशा सर्कुलर पाथ पे है, ऑसिलेटरी मोशन है, रस्सी हमेशा टाइट है। और अगर बहुत तेज स्पीड दे दो, बहुत तेज, तो हमेशा सर्कुलर पाथ पे हमेशा है। लेकिन अगर स्पीड तुमने इतनी दी कि सर्कुलर मोशन कंप्लीट नहीं हुआ, तो देख रहे हो, रुको, देख रहे हो ना, अभी पास ऐसे हुआ था, फिर ऐसे आ गया था, जबकि उसको इस पे घुमाना चाहिए था, ऐसे घुमाना चाहिए था। तो जहाँ के बाद वो ऐसे घुमा था, वहाँ पर रस्सी स्लैक हो गई थी, तो मोशन प्रोजेक्टाइल मोशन बन गया था। ओके, तो आपने लिख लिया प्रोजेक्टाइल मोशन। अब एक और इम्पॉर्टेंट पॉइंट इसमें ये है कि इस पाथ से अगर सर्कुलर पाथ से डेविएट नहीं होना है, तो खासियत पता क्या है, टेंशन को हमेशा नॉन जीरो रखना पड़ेगा, नॉन जीरो। तो फिर कहाँ का टेंशन अगर मैंने जीरो से ज़्यादा कर लिया, तो पूरा सर्कुलर मोशन कंप्लीट हो जाएगा। तो जहाँ का मिनिमम होगा, तो सबसे कम टेंशन कहाँ पे, यहाँ पे। तो अगर यहाँ का टेंशन जस्ट जीरो हो जाए या उससे थोड़ी सी ज़्यादा रहे, तो ये मोशन हमेशा सर्कुलर होता रहेगा। एक और चीज़, तो फिर हम अगर इस स्पीड की वैल्यू कम से कम करनी है ताकि सर्कुलर मोशन कंप्लीट हो जाए, तो टॉप मोस्ट पॉइंट का टेंशन जस्ट जीरो करना पड़ेगा, जस्ट जीरो करना पड़ेगा। तो अगर इतना स्पीड दो, क्योंकि स्पीड को जितना तुम कम करोगे फाइनल स्पीड को, उतना टेंशन घटेगा। और फाइनल स्पीड जब कम हो रहा होगा, तो इनिशियल भी तो कम हो रहा होगा, क्योंकि यही तो वैल्यू घटते घटते घट रही है। समझ लो क्या कह रहा हूँ। तो ये कम रहेगा तो ये भी कम रहेगा। इसका मतलब ये स्पीड इतनी होनी चाहिए ताकि पार्टिकल जब इस टॉप पे पहुँचे ना, तो वहाँ पे पहुँचते पहुँचते उसका टेंशन जस्ट जीरो हो सके। एग्जैक्टली अगर जीरो भी हो गया, और वो भी एकदम टॉप पॉइंट पे, तो भी कोई दिक्कत नहीं है, सर्कुलर मोशन कंप्लीट हो जाएगा। क्योंकि टॉप पॉइंट पे अगर टेंशन जीरो हो गया, तो यहाँ पे कुछ तो वेलोसिटी होगी, इसको बोलते हैं क्रिटिकल स्पीड। क्रिटिकल स्पीड, तो इस वेलोसिटी की इनर्शिया की वजह से आगे आ जाएगा। जब आगे आ जाएगा तो उस टॉप से नीचे की ओर आ गया, और टॉप से अगर नीचे की ओर आ गया तो टेंशन बढ़ गया। भाई ये सबसे टॉप पे ना, देखो सबसे कम टेंशन यहाँ पे ज़्यादा टेंशन होगा इससे, यहाँ टेंशन इससे ज़्यादा होगा। तो अगर यहाँ पे आते आते एग्जैक्ट इसी पॉइंट पे टेंशन एग्जैक्टली जीरो हो गया, तो कुछ ना कुछ वेलोसिटी है ही है। अगर ये टी जीरो होगा तभी भी तो वी है ही है। तो वेलोसिटी की इनर्शिया की वजह से पार्टिकल आगे निकलेगा। जब आगे निकलेगा तो फिर इस लाइन के नीचे आ गया। जब इस लाइन के नीचे आ गया तो टेंशन बढ़ गया रस्सी फिर टाइट हो गई। तो क्या फ़र्क पड़ता है, एक स्टैंड के लिए टेंशन जीरो ही हो गया तो कोई फर्क नहीं पड़ता, अगले स्टैंड पर टेंशन आ जाएगा। ओके, तो मैं कहूँगा एक स्टेटमेंट नोट करिए, क्रिटिकल स्पीड। तो इस पर लिखिए, तो स्पीड at topmost points so that particle can complete vertical circular motion is known as critical speed। तो क्रिटिकल स्पीड के लिए हम लोग क्या करेंगे, टेंशन जीरो करेंगे, m, और यहाँ की स्पीड को vc लिख लें यहाँ पे, m vc का स्क्वायर बाई l माइनस mg, और यहाँ थीटा क्या आएगा जीरो, तो cos 0 1, बस इतना ही बनेगा। तो तुम इसको ऐसे भी कर सकते हो, देखो इसे हटा दो और पार्टिकल को यहीं पे लेके जाओ। यहाँ पे mg कैसे दिखाओगे, नीचे को दिखाओगे, और यहाँ का टेंशन तुमने जीरो कर दिया, टेंशन तो तुमने जीरो कर दिया, तो क्या करोगे, टुवर्ड द सेंटर फोर्स इक्वेशन mg लिख लिया सर, टुवर्ड द सेंटर फोर्स इक्वेशन mg बराबर mv स्क्वायर बाई आर। तो m vc स्क्वायर बाई आर जगह पे l, यहाँ से vc बोल के आ जाएगी रूट gl। ये आपको याद करना होगा कि वर्टिकल सर्कुलर मोशन कंप्लीट करने के लिए टॉप मोस्ट पॉइंट पे जो स्पीड होती है रूट gl के बराबर होती है। इसको आप ध्यान रखिएगा, ठीक है। अब चलिए, अब u निकालने के लिए मैं यहाँ से यहाँ तक वर्क करती थ्योरम लगा दूँ। ये तो कहा था टुवर्ड द सेंटर फोर्स इक्वेशन, और वर्क करती थ्योरम लगा।
तो पार्टिकल जब यहाँ से यहाँ तक पहुँचेगा तो ये दूरी कितनी हुई 2L, भाई ए भी एल, तो mg का वर्डन क्या है माइनस mg इंटू 2L। mg नीचे है, डिस्प्लेसमेंट ऊपर हुआ है, पार्टिकल था यहाँ पे ना और आ गया यहाँ पे, तो डिस्प्लेसमेंट ऊपर हुआ और mg नीचे है, तो mg का वर्डन क्या आएगा माइनस mg इंटू 2L इज इक्वल टू चेंज इन काइनेटिक एनर्जी, यहाँ की काइनेटिक एनर्जी हाफ एम वी सी का स्क्वायर माइनस यहाँ की काइनेटिक एनर्जी हाफ एम यू स्क्वायर। तो एक काम करो, m से m कैंसिल आउट हो जाएगा और 2 का टर्म इधर भेज दो, मिलेगा माइनस 4gl इक्वल्स टू वी सी स्क्वायर माइनस यू स्क्वायर लिख सकते हैं। अब वी सी की वैल्यू क्या है रूट जी एल, तो यहाँ पे जी एल लिख दीजिए, इसको इधर भेजिए, इसको इधर भेजिए, तो यहाँ से यू की वैल्यू क्या आ गई रूट 5gl आ गई यहाँ से। इसका मतलब ये वही स्पीड है, अगर एक पार्टिकल की स्पीड अगर आपने इससे ज़्यादा रखा तो वर्टिकल सर्कुलर मोशन कंप्लीट करता रहेगा, और अगर इस स्पीड की वैल्यू इससे कम रखा तो सर्कुलर मोशन कंप्लीट नहीं हो पाएगा, वो उसको बीच रास्ते से या तो लौटना पड़ेगा या तो प्रोजेक्टाइल मोशन में जाना पड़ेगा। तो उसको मैं यहाँ पे लिख दे रहा हूँ, आप उसको ध्यान रखें, ठीक है। वो मैं नोट कर रहा हूँ, आप भी नोट कर लेंगे। u की वैल्यू अगर लेस देन रूट 2gl है और ग्रेटर देन 0 है, अगर पार्टिकल की वैल्यू रूट 2gl से कम है तो ये पार्टिकल का मोशन कहाँ से होगा, सिर्फ यहीं तक हो पाएगा। अगर इक्वालिटी लगाओगे तो यहाँ पे होगा, इक्वालिटी से कम लगाओगे तो फिर ऐसे होगा, ऐसे लोअर हाफ पार्ट में। तो इसमें मैं कमेंट क्या कर सकता हूँ, इसमें कर सकता हूँ, इसमें मैं कमेंट कर सकता हूँ यहाँ पे कि मोशन विल बी इन लोअर पार्ट। तो फर्स्ट पॉइंट है मोशन जो होगा वो इस लोअर पार्ट में कन्फाइंड होगा। सेकेंड पॉइंट फाइनल वेलोसिटी 0 होगा। थर्ड फाइनल टेंशन इज इक्वल टू मिनिमम टेंशन, जो फाइनल टेंशन आएगा मिनिमम आएगा बट वो 0 नहीं होगा। फोर्थ पॉइंट ऑसिलेटरी मोशन होगा, ऑसिलेटरी। अगला पॉइंट जो मैं बोल सकता हूं डज नॉट deviate from circular path। सर्कुलर पाथ से नहीं, सर्कुलर पाथ मतलब एक सर्कल के आर्क से डेविएट नहीं होगा, ऐसे मोशन करेगा। तो अगर u की वैल्यू इस कंडीशन में, तो इतने पॉइंट को हम लोग ध्यान रखेंगे। मोशन लोअर हाफ पार्ट में होगा, फाइनल वेलोसिटी 0 होगी, टेंशन 0 नहीं होगा, ऑसिलेटरी मोशन होगा और सर्कुलर पाथ से डेविएट नहीं होगा। अगला केस बता रहा हूँ, u की वैल्यू लेस देन इक्वल टू रूट 5gl से कम हो और ग्रेटर देन रूट 2gl हो, ये कंडीशन में चले तो मोशन लोअर पार्ट में नहीं खत्म होगा, मोशन अपर पार्ट में खत्म होगा। मोशन विल बी एंड इन अपर पार्ट। फाइनल वेलोसिटी 0 नहीं होगी, जब अपर पार्ट में जाएगा तो फाइनल वेलोसिटी 0 नहीं होगी, बट क्या टेंशन 0 होगा, टेंशन फाइनल एंड मिनिमम एंड दिस बिकम्स 0। अपर पार्ट पे फाइनल टेंशन 0 हो जाएगा। ऑसिलेटरी मोशन होगा नहीं, एक बार पार्टिकल में टेंशन 0 हो गया रस्सी का तो पार्टिकल का मोशन प्रोजेक्टाइल बन जाएगा। मैं क्या कहूँगा, प्रोजेक्टाइल मोशन होगा, प्रोजेक्टाइल मोशन वंस टेंशन 0। और इसमें सर्कुलर पाथ से डेविएट हो जाएगा, इसमें सर्कुलर पाथ से डेविएट, तो डेविएट फ्रॉम सर्कुलर पाथ, इतना ध्यान रखेंगे, ठीक है। तो इस कंडीशन में जब रूट 5gl से कम होगा तो ये कंडीशंस होंगे। अब अगली चीज़ स्टडी करने जा रहा हूँ कि अगर इस u की वैल्यू रूट 5gl से
अच्छा यहाँ भी इक्वालिटी है, अगले वाले में इक्वालिटी हटा दीजिएगा, अगले वाले में इक्वालिटी हटा देना, अगले वाले में इक्वालिटी हटा देना, गलती से लग गया था। ये कंडीशन लिखना, इक्वालिटी इस पर लगेगी। इसमें क्या होगा, अगर स्पीड इससे ज़्यादा, इनिशियल स्पीड अगर √5g से ज़्यादा है तो पार्टिकल सर्कुलर मोशन हमेशा कंप्लीट करेगा। ज़्यादा या इक्वल है, सर्कुलर मोशन हमेशा कंप्लीट करेगा। तो मैं मोशन विल बी, मैं यहाँ पर लिख सकता हूँ फर्स्ट पॉइंट, सर्कुलर मोशन कंप्लीट, सर्कुलर मोशन कंप्लीट। दूसरा, सर्कुलर मोशन कंप्लीट होता रहेगा, बिल्कुल, बस यही चलेगा। हाँ, टेंशन मिनिमम कहाँ पे होगा, एट टॉप पे होगा, टेंशन मैक्सिमम कहाँ पे होगा, बॉटम पे होगा। बस इस चीज़ को ध्यान रखेंगे, ठीक है। चलिए कुछ सिंपल क्वेश्चन कर लें पहले। हेलो फ्रेंड, तो मैं क्वेश्चन कर रहा हूँ, इजी क्वेश्चन है कि एक पार्टिकल है जिसका मास m है, L लेंथ की स्ट्रिंग से बंधा हुआ है, √6gl का स्पीड दिया है। तो कंफर्म है कि √6gl का स्पीड दिया है तो √5gl से ज़्यादा है, तो सर्कुलर मोशन कंप्लीट करेगा, सर्कुलर मोशन कंप्लीट करेगा। ठीक है, तो कह रहा है फर्स्ट क्वेश्चन, फाइंड मिनिमम टेंशन, मैक्सिमम टेंशन एंड रेशियो ऑफ मैक्सिमम टेंशन टू मिनिमम टेंशन। सेकेंड क्वेश्चन है, टेंशन व्हेन स्ट्रिंग इज हॉरिजॉन्टल, जब स्ट्रिंग हॉरिजॉन्टल होती है तो रस्सी में कितना टेंशन है। थर्ड, टेंशन व्हेन स्ट्रिंग मेक 60 डिग्री एंगल विथ वर्टिकल इन अपर पार्ट, जब ये अपर पार्ट में 60 डिग्री के एंगल पे है तो टेंशन बताइए। इसमें लिख लीजिए ऑल्सो कैलकुलेट टेंजेंशियल एक्सेलरेशन एंड रेडियल एक्सेलरेशन। ठीक है, चलो क्वेश्चन सॉल्व करते हैं। मिनिमम और मैक्सिमम टेंशन, तो जैसा कि मैंने बताया था कि सबसे ज़्यादा टेंशन कब होगा, जब पार्टिकल बॉटम पे होगा। तो मैक्सिमम टेंशन के लिए मैंने एबीडी बनाई, कहा कि T1 है, mg नीचे की ओर दिखाएंगे। इस पार्टिकल पे टेंशन T ऊपर की ओर, पार्टिकल से आगे mg नीचे। अब क्या करेंगे, टुवर्ड द सेंटर फोर्स इक्वेशन लिखेंगे, टुवर्ड द सेंटर फोर्स इक्वेशन बराबर mv²/r। तो ऊपर का फोर्स क्या है, T1, mg नीचे, तो T1 - mg बराबर m v²/r। तो v तो √6gl का है, तो स्क्वायर करिए तो 6gl अपान r क्या है, l के बराबर लिख दिया। यहाँ से T1 क्या आ गया, 7 mg। एंड दिस इज द मैक्सिमम टेंशन, क्योंकि बॉटम पे टेंशन सबसे ज़्यादा होता है। तो टुवर्ड द सेंटर फोर्स इक्वेशन लिखा है, mv²/r किया। मिनिमम टेंशन कहाँ पे आएगा, जब ये पार्टिकल टॉप पे जाएगा, टॉप पे, तो एबीडी बनाएंगे, तो mg नीचे पर दिखाएंगे और यहाँ पे टेंशन T2 दिखा दिया नीचे पर, इसी ब्लॉक पे T2 टेंशन दिखाया, रस्सी का टेंशन T2 नीचे और mg भी नीचे। और यहाँ की स्पीड को मैं अपने मन से v2 लिख लिया, v2। तो नीचे को सेंटर है ना, तो फोर्स इक्वेशन टुवर्ड द सेंटर होता है, तो ये सेंटर है, तो सेंटर की तरफ फोर्स इक्वेशन क्या आएगा, T2 + mg, T2 + mg, T2 + mg बराबर m इंटू v2² अपान रेडियस क्या है, l के बराबर, लिख लिया। अब v2 प्लेस करेंगे तो आंसर आ जाएगा। तो यहाँ की वेलोसिटी निकालनी ही पड़ेगी ना, तो यहाँ की वेलोसिटी पता है, यहाँ की वेलोसिटी निकालनी है, तो आपको क्या यूज़ करना है, वर्क एनर्जी थ्योरम। याद करो, कहा था ना कि v इनिशियल वेलोसिटी फाइनल वेलोसिटी में रिलेशन इस्टेब्लिश करने के लिए वर्क एनर्जी थ्योरम या एनर्जी कंजर्वेशन यूज़ करता है, यूज़ करो। तो यहाँ से यहाँ तक जाते समय वर्क एनर्जी थ्योरम। टेंशन तो कोई वर्क करेगा नहीं कभी भी, क्योंकि परपेंडिकुलर है हमेशा, कहीं भी रहेगा तो परपेंडिकुलर रहेगा, सिर्फ mg वर्क करेगा। तो यहाँ से यहाँ तक आते समय mg का वर्डन आएगा वर्क एनर्जी थ्योरम, mg इंटू -i, क्योंकि mg नीचे है, डिस्प्लेसमेंट ऊपर हुआ है, कितने का, ये l, ये भी l, 2l का हुआ है। mg का वर्डन आ गया। चेंज इन कैंडिडेट एनर्जी, यहाँ की कैंडिडेट एनर्जी ½ m v2² माइनस यहाँ की कैंडिडेट एनर्जी ½ m v1², v1 ये है, इसका स्क्वायरिंग कर दो,
तो ये क्या बनेगा 6GL। अब इसको सिंप्लीफाई कर लो, m से m कैंसिल आउट हो जाएगा, 2 इधर भेज दो, बनेगा -4GL। V2 का स्क्वायर ये आएगा 6GL। एंड व्हाट इज V2 का स्क्वायर? तो V2 का स्क्वायर इसको इधर भेजेंगे, क्या बनेगा 2GL। मतलब V2 इज √2GL। इसका मतलब ये है कि जब ये पार्टिकल टॉप पे होगा तो इसकी स्पीड इसके बराबर होगी। उठा के यहाँ प्लेस कर दीजिए, जब यहाँ प्लेस करेंगे तो 2GL/L, तो 2mg बनेगा, इधर एक mg, तो यहाँ से T2 की वैल्यू क्या आएगी? इसको सिंप्लीफाई करेंगे तो इससे T2 की वैल्यू आ जाएगी mg। भाई T2 + mg बराबर m/L स्क्वायर, तो बनेगा 2mgL/L, तो 2mg, T2 इज mg। तो दिस इज द मिनिमम टेंशन एट टॉप मोस्ट पॉइंट, मैक्सिमम टेंशन एट बॉटम मोस्ट पॉइंट, रेशियो ऑफ Tmax/Tmin। तो Tmax/Tmin का रेशियो निकाल लेते हैं। तो Tmax/Tmin की जो वैल्यू आएगी इसके से डिवाइड कर दीजिए, इट इज 7। तो आंसर इज 7। तो मैंने पहला क्वेश्चन सॉल्व कर लिया। अगला क्वेश्चन कह रहा है कि फाइंड टेंशन व्हेन स्ट्रिंग इज हॉरिजॉन्टल। जब यही रस्सी ऐसे पार्टिकल घूमते हुए जब हॉरिजॉन्टल होगा तो पता करना है कि यहाँ पे टेंशन कितना होगा। फिर वही काम करेंगे टेंशन निकालने के लिए, क्या यही वीडियो बनाएंगे, mg तो हमेशा डाउनवर्ड दिखाओगे और रस्सी का टेंशन टुवर्ड द सेंटर आएगा। यहाँ की स्पीड अपने मन से मान लिया क्या है, v3 है, तो टुवर्ड द सेंटर फोर्स इक्वेशन लिखो। टुवर्ड द सेंटर फोर्स इक्वेशन T बराबर m v3 का स्क्वायर डिवाइड बाई r किसके बराबर है, L के बराबर है, लिख लिया। v3 निकालना है तो y कर दी थ्योरम यहाँ से यहाँ तक लगा दो, तो mg का ऑर्डर क्या आएगा -mg इंटू L, mg नीचे और पार्टिकल यहाँ आएगा तो डिस्प्लेसमेंट L हुआ, तो -mgl बराबर चेंज इन कैंडिडेटी हाफ m v3 का स्क्वायर माइनस यहाँ कैंडिडेटी हाफ m v का स्क्वायर 6gl। यहाँ से क्या बनेगा, m से m कैंसिल आउट होगा, 2 इधर भेज दो, तो बनेगा -2gl इज इक्वल टू v3 का स्क्वायर -6gl। तो यहाँ से v3 की वैल्यू क्या आएगी, इधर भेजो, बनेगा √4gl। v3 उठा के यहाँ पर रख दो, तो 4gl, तो 4mgL/L, इट इज़ 4mg एंड दिस वन इज आंसर्स। तो जब ये पार्टिकल यहाँ होगा तो इसका टेंशन 4mg था, यहाँ पे था तो 7mg था, और यहाँ पे था तो सिर्फ mg था। देखिए रहो टेंशन धीरे धीरे घट रहा। अगला कह रहा है कि टेंशन व्हेन स्ट्रिंग मेक्स 60 डिग्री एंगल विथ वर्टिकल। इसको सॉल्व करता हूँ। तो इस क्वेश्चन में क्या है, सेंटर है, जब वर्टिकल से 60 डिग्री होगा मतलब दिस एंगल इज 60 डिग्री, यहाँ पर। तो यहाँ पे क्या पता करना है, रस्सी का टेंशन पता करना है 60 डिग्री विथ वर्टिकल अपर पार्ट, वर्टिकल इन अपर पार्ट से 60 डिग्री एंगल पर होगा। तो टेंशन निकालना है, तो स्पीड अपने मन से आगे दिखा दो, इट इज v4। ए वीडियो बनाओ, mg टेंशन T टुवर्ड द सेंटर एंगल 60, ये भी क्या आएगा 60 डिग्री। अब लिखेंगे टुवर्ड द सेंटर फोर्स इक्वेशन। तो टुवर्ड द सेंटर फोर्स इक्वेशन क्या लिखोगे, T प्लस mg का एक कंपोनेंट बनेगा mg cos 60 डिग्री इज इक्वल टू T प्लस mg का कंपोनेंट mg cos 60 डिग्री इक्वल्स टू m v4 का स्क्वायर डिवाइड बाई r इज L। v4 मिल गया तो आंसर दे देगा। तो वेलोसिटी निकालने के लिए फिर यहाँ से यहाँ तक वर्क कर दी थोड़ा, तो mg का क्या बनेगा -mg इंटू, अब इनिशियल पॉइंट ये है ना और फाइनल ये है, तो जो डिस्टेंस आएगा वर्टिकल डिस्टेंस वो तो ये बनेगा ना वर्टिकल डिस्टेंस। भाई था यहाँ पे, आ गया यहाँ पे, तो वर्टिकल डिस्प्लेसमेंट ये हॉरिजॉन्टल लाइन ये बनेगा। ये दूरी किसके बराबर है, L है, ये तो रस्सी का लेंथ L है और ये भी रस्सी का लेंथ L होगा क्योंकि रेडियस हर जगह बराबर होता है। अच्छा L है, ये 60 डिग्री, तो ये लेंथ कितना आएगा, दिस इज L cos 60 डिग्री आएगा। ये एंगल के पास वाले को कॉस बोलते हो ना, पास वाले को कॉस बोलते हो,
तो अगर ये एल है, ये 60, तो दिस वन इज एल cos 60 डिग्री। तो वर्डन क्या लिखोगे, माइनस एम जी इंटू यहाँ से लेके यहाँ तक की दूरी एल प्लस एल cos 60, एल प्लस एल cos 60 डिग्री। एम जी का वर्डन चेंज इन कैटेगरी, यहाँ कैंडिडेट थी हाफ एम V4 का स्क्वायर माइनस यहाँ की कैंडिडेट थी हाफ एम इस वेलोसिटी का स्क्वायर, इट इज 60। एम से एम कैंसिल आउट हो जाएगा, यहाँ से क्या आएगा L/2, तो यहाँ से बनेगा माइनस जी एल और 3 का टर्म आगे बाई 2, लिख लिया। यहाँ से आएगा V4 का स्क्वायर बाई 2, यहाँ से आएगा 6GL/2, तो 2 से 2 कट जाएगा। इससे V4 की जो वैल्यू आएगी दिस वन इज इधर भेज दो, तो 6 का टर्म यहाँ पे तो बच जाएगा 3GL उठा के यहाँ रख दो, यहाँ की स्पीड मिल गई इसके बराबर, इसको उठा के यहाँ पर रख दो, तो ये कितना बनेगा, यहाँ से आएगा T प्लस mg/2 इज इक्वल्स टू, जब इसको तुम यहाँ रखोगे तो कितना बनेगा, V4 की जगह पे 3GL/L कटेगा, ये बनेगा 3mg। अब इसको हटा दीजिए, सिंप्लीफाई कर दीजिए, तो T की वैल्यू क्या आएगी 5/2 mg। नाउ दिस वैल्यू इज 2.5 mg एंड दिस इज आंसर। जब पार्टिकल यहाँ पर होगा तो इसका टेंशन 2.5 mg होगा और यहाँ की स्पीड इसके बराबर होगी। और क्या पूछा है, टेंजेंशियल एक्सेलरेशन और रेडियल एक्सेलरेशन। तो मैं बताता हूँ, देखिए एक चीज़ आपने दिमाग में ना अलग से याद रखना, जब भी तुमसे कहे ना रेडियल एक्सेलरेशन, ये इन जनरल है, जब भी तुमसे कहे कि रेडियल एक्सेलरेशन बताइए तो पता है क्या करना, V²/r निकाल लेना, बड़ा आसानी से जाएगा। और जब भी कहेगा टेंजेंशियल एक्सेलरेशन तो टेंजेंट के डायरेक्शन में नेट फोर्स और मास इनटू एक्सेलरेशन कर देना, आ जाएगा टेंजेंशियल एक्सेलरेशन। ये इन जनरल है, हालांकि रेडियल एक्सेलरेशन के लिए आप टुवर्ड द सेंटर नेट फोर्स और mv²/r कर दो या ma कर दो, आ गया a की वैल्यू। बट अरे तुम्हें एक्सेलरेशन निकालना है तो क्या तरीका है, किसी डायरेक्शन में एक्सेलरेशन निकालना है तो उस डायरेक्शन में नेट फोर्स निकालो और मास इंटू a कर दो, आ गया उस डायरेक्शन का एक्सेलरेशन। या उस डायरेक्शन के एक्सेलरेशन को एक फॉर्मूला तुम्हें पहले से पता हो, जैसे रेडियल एक्सेलरेशन का फॉर्मूला क्या होता है V²/r या r⁻², मुझे पहले से पता है। जब मैं पहले ही से जानता हूँ V²/r होगा या r⁻² होगा तो मैं क्यों नेट फोर्स लिखूँ, क्या ज़रूरत है इसकी, सीधे V²/r लिखो ना, आ गया आंसर। बट टेंजेंशियल एक्सेलरेशन के लिए हमारे पास कोई फॉर्मूला नहीं है, r∝ होता है, फिर अल्फा निकालना पड़ेगा, तो मुझे पता ही नहीं। तो बेटर है कि मैं टेंजेंट डायरेक्शन में नेट फोर्स लिख दूँ, फोर्स लिख दिया तो मास इंटू a कर दूंगा, आ गया आंसर। तो तुम भी इस लाइन को अलग से ना मेंशन कर लोगे, कैलकुलेशन बड़ा हेल्पफुल होता है, इन जनरल है। देखो तो टू फाइंड रेडियल एक्सेलरेशन और सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन टेक द हेल्प ऑफ V²/r और r⁻², एंड टू फाइंड टेंजेंशियल एक्सेलरेशन टेक द हेल्प ऑफ नेट फोर्स बराबर मास इंटू एक्सेलरेशन इन डायरेक्शन ऑफ टेंजेंट ऑन पाथ। बस मतलब सर्कल में पाथ पे टेंजेंट के डायरेक्शन में नेट फोर्स बराबर मास इंटू a कर दो, आ गया टेंजेंशियल एक्सेलरेशन। और रेडियल एक्सेलरेशन के लिए V²/r कर दो, बस यूज़ करें। जब पार्टिकल यहाँ पे है तो स्पीड V4 है, तो जो रेडियल एक्सेलरेशन होगा, रेडियल एक्सेलरेशन इट इज़ V4 का स्क्वायर/r, r इज l, V4 ये है, उठा के प्लेस कर दो, कितना आ गया 3GL/L, देन वैल्यू इज 3G एंड दिस इज आंसर। तो रेडियल एक्सेलरेशन मैंने निकाल लिया। नाउ अब हम बात करेंगे टेंजेंशियल एक्सेलरेशन की। तो टेंजेंशियल एक्सेलरेशन के लिए फोर्स का हेल्प लो, इस टेंजेंट के डायरेक्शन में फोर्स निकालेंगे। तो देखना T जो है वो तो इसके साथ 90 बना रहा है और mg डाउनवर्ड है, एंगल 60 है, और T जो है इस लाइन पे परपेंडिकुलर है। तो mg का जो ये कंपोनेंट बनेगा, ये कंपोनेंट mg का, ये कंपोनेंट एंगल के समल साइन कहलाता है। तो दिस इज mg साइन 60 डिग्री, mg का कंपोनेंट mg साइन 60 डिग्री इक्वल्स टू मास इंटू टेंजेंशियल एक्सेलरेशन। नेट फोर्स टेंजेंट डायरेक्शन में बराबर मास इंटू एक्सेलरेशन, बस m से m कट गया,
और टेंजेंशियल एक्सेलरेशन बोलो क्या आ गई जी और साइन 60 का √3/2 एंड दिस इज आंसर। इस तरीके से मैंने टेंजेंशियल एक्सेलरेशन और रेडियल एक्सेलरेशन कैलकुलेट कर ली। ओके चलिए बाकी क्वेश्चन कल की क्लास में कराएंगे। वर्टिकल सर्कुलर मोशन पे बेस्ट क्वेश्चन होगा और इसके दूसरे पैटर्न्स होंगे। ओके